हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट इस चीज में पूरी हो गई है। अब सीधा हम आएंगे सीपीयू शेड्यूलिंग पे और सीपीयू शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स पे, जो कि गेट, नेट और इन सारे ही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। और तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन लेसन नंबर 6 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो दिल थाम के बैठिए और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। आज थोड़ा बात करेंगे कॉन्करेंसी की। कॉन्करेंसी से पहले थोड़ी सी थ्रेड की बात कर लेंगे। प्रोसेस मेमोरी में कैसा दिखता है, उसके क्या क्या हिस्से होते हैं। तो प्रोसेस मेमोरी में कैसा दिखता है हमने ये देखा था। नीचे एक टेक्स्ट ब्लॉक होता है जिसमें कोड होता है, टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर डेटा ब्लॉक होता है, डेटा ब्लॉक के ऊपर होते हैं स्टैक और हीप मेमोरीज। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब थ्रेड्स कहाँ पे फिट होते हैं? थ्रेड्स फिट होते हैं कहीं इतने हिस्से में। तो ये हिस्सा है जहाँ पे थ्रेड्स फिट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं थ्रेड्स की परिभाषा। थ्रेड्स होते क्या हैं? थ्रेड सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको एक थ्रेड बोल देते हैं। बुक से अगर आप डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो उसमें ये लिखा है कि थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। So thread actually is the thing that uses the CPU on behalf of a process. अब processes कई तरीके की होती है, सिंगल थ्रेडेड होती हैं, मल्टी थ्रेडेड होती हैं। तो सारी प्रोसेस इनहेरेंटली वैसे तो सिंगल थ्रेडेड ही होती हैं, बट कुछ कुछ प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स चलते हैं। होता क्या है कि आप अज्यूम करिए कि आप मर्ज सॉर्ट जैसा कोई एल्गोरिथम रन कर रहे हैं। अब आपकी प्रोसेस क्या करेगी, उसको बीच में से बांटेगी, इस हिस्से को अलग प्रोसेस करेगी, इस हिस्से को अलग प्रोसेस करेगी। इससे अच्छा उस प्रोसेस ने क्या किया कि ये हिस्सा एक थ्रेड को दे दिया प्रोसेस करने के लिए और ये हिस्सा दूसरे थ्रेड को दे दिया। अब ये दोनों एक साथ प्रोसेस हो जाएंगे और प्रोसेस होने के तुरंत बाद हमें इस प्रोसेस में इन दोनों थ्रेड्स की मदद से रिजल्ट जल्दी से मिल जाएगा। तो बेसिक जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है यही है कि एक सिंगल प्रोसेस में अगर कुछ काम पैरेलली हो सकता है तो वो चीज थ्रेड्स कर सकते हैं। अच्छा, अब थ्रेड्स और प्रोसेस में अंतर क्या है? मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो प्रोसेस हमारा मेमोरी में कैसा दिखता है। तो समझ लीजिए ये हमारा प्रोसेस है मेमोरी में। अब मेमोरी में क्या क्या था? टेक्स्ट सेक्शन था, यानी कि कोड, डेटा और ओपन फाइल्स। ये हमारा ओपन फाइल्स का सेक्शन हो गया। तो ये जो तीन चीजें, कोड, डेटा और ओपन फाइल्स, ये चीजें हर थ्रेड के लिए कॉमन होती हैं। अब थ्रेड्स में डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग थ्रेड्स में क्या क्या चीजें अलग होती हैं। तो सपोज इस प्रोसेस का थ्रेड 1 इसको प्रोसेस कर रहा है, थ्रेड 2 इसको प्रोसेस कर रहा है। कोड दोनों के पास सेम होगा, डेटा यानी कि ये जो एरे है ये दोनों के पास सेम होगी, और अगर ये किसी फाइल के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो दोनों के पास सेम होगी। अलग क्या होगा? अलग होंगे सीपीयू के रजिस्टर्स, अलग होगा उनका मेमोरी का स्टैक, और अलग होगा उनका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर या प्रोसेस काउंटर आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या होता है, कि अगर बहुत लंबा कोड लिखा हुआ है तो कौन से लाइन पे हमारा प्रोग्राम रुका हुआ है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो ये एक हिस्सा एक थ्रेड का हो जाएगा और दूसरा सेट ऑफ रजिस्टर्स की वैल्यू, स्टैक की वैल्यू और प्रोग्राम काउंटर, ये हो जाएगा थ्रेड नंबर 2 का। तो कुछ इस तरीके से थ्रेड्स का डिवीजन होता है। ये तो मैंने ऐसी जगह छोड़ दी बाकी थ्रेड्स के लिए, बट हाँ, अगर प्रोसेस एक चल रही है, प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स हैं, तो कौन से थ्रेड में क्या चीजें हैं या क्या क्या वो शेयर करता है, क्या वो नहीं शेयर करता है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा मेमोरी में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी थ्रेड की। अच्छा, अब क्या होता था कि पुराने ज़माने में हमारे पास एक ही सीपीयू होता था, सिंगल कोर सीपीयूज होते थे। बट आजकल के ज़माने में एक ही सीपीयू के अंदर मल्टीपल कोर्स आ गए हैं। तो आपने सुना होगा ना, डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर i3, i5, i7। तो समझ लीजिए हमारी कोई मल्टी कोर मशीन है और एक जो कोर होता है वो एक अलग सीपीयू की तरह काम करता है। हमने बात करी थी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की। तो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में अलग प्रोसेसर्स होते थे, बट आजकल का जो आर्किटेक्चर आया है, अलग अलग प्रोसेसर्स को एज अ कोर बनाकर सिंगल प्रोसेसर के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसको हम मल्टी कोर आर्किटेक्चर बोलते हैं और इसके ऊपर होती है मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। तो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही मेन स्ट्रीम चीज है मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, और इसी से जन्म होता है कॉन्करेंसी का। अभी के लिए फिलहाल अज्यूम करते हैं कि हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेसर है, सिंगल कोर। तो सिंगल कोर प्रोसेसर्स में अगर हमें मल्टीपल प्रोसेस चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, टाइम शेयरिंग। एक
तरीके का हमें टाइम शेयरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा कि सुनो, कुछ नैनो सेकेंड प्रोसेस 1 को दे दो, कुछ नैनो सेकेंड प्रोसेस 2 को दे दो, कुछ नैनो सेकेंड प्रोसेस 3 को दे दो, फिर कुछ नैनो सेकेंड प्रोसेस 1 को दे दो। इस हिसाब से ये प्रोसेस होंगी चीजें। तो कॉन्करेंसी सिंगल कोर से भी अचीव की जा सकती है, मल्टी कोर से भी, मल्टी प्रोसेसर से भी, हर तरीके से। अब एक बार अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 कोर्स हैं और हमें कुछ ऐसे प्रोसेसर्स चलाने हैं। तो P1, P2, P3 को कुछ कुछ नैनो सेकंड्स मिल गए इस प्रोसेसर पे, पर दूसरा प्रोसेसर क्या करेगा, जब तक P1 एग्जीक्यूट हो तो हो सकता है कि यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट हो रहा हो। अब जब यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे P3 एग्जीक्यूट हो रहा हो। जब यहाँ पे P3 एग्जीक्यूट हो तो हो सकता है यहाँ पे P4 एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो ये कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम मल्टी कोर सिस्टम से। बेसिक कॉन्करेंसी का प्रिंसिपल जो है बस वो इतना है कि हमारे पास जितना भी अवेलेबल रिसोर्स है हम अलग अलग प्रोसेसेस को, मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ चला सकें, उसी चीज को हम कॉन्करेंसी बोल देते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म में क्या अंतर होता है। तो कॉन्करेंट लाइंस कुछ ऐसी दिखती हैं, पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी दिखती हैं। तो आप इससे समझिए कि कॉन्करेंट जो प्रोसेसेस होती हैं एक ही समय पर एग्जीक्यूट होती हैं, बट वो कोलाइड करती हैं। मतलब कि अगर एक एग्जीक्यूट हो रही तो दूसरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। पैरेललिज्म में क्या होता है कि एक साथ दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होते और हमारे पास 2 अलग कोर्स हैं और 2 प्रोसेसेस हैं P1 और P2, तो ये दोनों इन दोनों कोर्स पर पैरेलली एग्जीक्यूट होते रहते और इस तरीके से एग्जीक्यूशन चलता। ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा P1 का हुआ फिर P2 का हुआ, कुछ ऐसा नहीं, एक साथ एक ही समय पर ये दोनों चल रहे हैं। अगर T1 में मेरे पास यहाँ पे P1 चल रहा है तो T2 में मेरे पास यहाँ पे P2 चल रहा है। पर पैरेललिज्म में क्या होता है कि T1 टाइम पे मेरे पास P1 और P2 दोनों चल रहे हैं और T2 टाइम पे यहाँ पे तो P1 ही चलेगा और यहाँ पे भी P2 चलेगा, कुछ ऐसा। तो ये पैरेललिज्म होता है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको आप इस एनालॉजी से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर चुके हैं थ्रेड्स की, कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म की। थोड़ा ही समय बचा है तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग की। प्रोसेस शेड्यूलिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जितनी भी प्रोसेस एक समय पर चल रही हैं उनको सीपीयू का एक्सेस देना और इस प्रकार देना कि कोई भी प्रोसेस को ऐसा ना लगे कि उसे बहुत ज्यादा देर वेट करना पड़ रहा है और सारी प्रोसेसेस अपने समय से खत्म हो जानी चाहिए। तो प्रोसेस को शेड्यूल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सबसे पहला शेड्यूलिंग क्यू। शेड्यूलिंग क्यू कुछ नहीं होती है, ये हमने पीसीबी की बात करी थी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। तो समझ लीजिए बहुत सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स हैं। तो जो प्रोसेस पहले आई, जैसे P1 अगर पहले आया है तो वो क्यू में पहले आ जाएगा। P2 अगर दूसरे नंबर पे आया है तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। P3 अगर उसके बाद आया है तो तीसरे नंबर पे P3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं W लिख देता हूँ, W मतलब वेटिंग क्यू। तो सीरियली ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जरा सोचिए कि अगर P1 कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत लंबे समय तक चलना है, शुरू से लेकर अंत तक, जब से ओएस मेमोरी में लोड हुआ तब से लेकर जब तक ओएस मेमोरी से हट नहीं जाता तब तक चलेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा प्रोग्राम हो सकता है? ऐसा प्रोग्राम हो सकता है इनपुट आउटपुट के ड्राइवर्स, साउंड ड्राइवर्स। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है और अगर उसने पहला स्पॉट ले लिया तो बाकी तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तो कभी खत्म ना होने वाला प्रोग्राम है ना, ये तो वेट कर रहा है यूजर के इनपुट आउटपुट का। और हो सकता है कि P2 कोई ऐसा प्रोसेस हो जो कि तुरंत खत्म हो जाने वाला हो, जैसे कि एंटीवायरस का कोई चेक कि इस फाइल में वायरस है कि नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसने चेक किया, फिर वो खत्म हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो वो इनफाइनेटली इसका वेट तो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे पास एक मल्टी लेवल शेड्यूलिंग क्यू होती है। ये क्यू कुछ इस तरीके से दिखती है कि ये हमारा सीपीयू है फॉर एग्जांपल, और ये है हमारी रेडी क्यू। रेडी क्यू वो होती है जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो रेडी क्यू में है। अब रेडी क्यू से प्रोसेस जाएगा सीपीयू में और सीपीयू से होगा एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा कि सीपीयू देखेगा कि मुझे ये प्रोसेस मैंने थोड़ी तो एग्जीक्यूट कर ली, लेकिन अब अगर इसका समय पूरा हो गया तो अब मुझे इसे कहाँ भेजना। सपोज कि प्रोसेस किसी इनपुट या आउटपुट का वेट कर रहा है, तो हम उसको भेजेंगे आईओ क्यू में कि यार तुम इनपुट आउटपुट करके आओ। ये हमारा इनपुट आउटपुट का कोई मॉड्यूल होगा, तुम्हें जहां से भी इनपुट लेना है, जहां से भी आउटपुट देना है, वो करके वापस आओ। फिर कोई दूसरा हो सकता है टाइम एक्सपायरी का, कि यार तुम्हें 10 नैनो सेकेंड मिले थे अपना काम करने के लिए, 10 नैनो सेकेंड पूरे हो गए, तो तुम अब इस टाइम एक्सपायरी क्यू में आओ। अब तुम जाओ रेडी क्यू के सबसे पीछे,
तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, जब दोबारा से तुम्हें मिलेगा सीपीयू तब फिर बात करेंगे। फिर हो सकता है कि प्रोसेस में इंटरप्ट आ गया हो, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, किसी भी तरीके का इंटरप्ट आ सकता है। तो अगर इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट के बाद क्या करना है, इंटरप्ट के बाद के ऑपरेशंस जो भी हैं करके फिर तुम रेडी क्यू में आओ। चौथी चीज क्या हो सकती है, हो सकता है कि उस प्रोसेस ने कोई और प्रोसेस स्पॉन किया हो, चाइल्ड प्रोसेस क्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोड ब्लॉक्स चलाते हैं, कोड ब्लॉक्स में हम चलाते हैं अपना कोड कंपाइल करके सी का। तो होता क्या है, कोड ब्लॉक्स एक एप्लीकेशन बनाता है इंटरनली, खुद ही वो आईडी जो है वो बनाता है कंसोल रनर डॉट एक्सी के नाम से। कंसोल रनर डॉट एक्सी क्या होगा, एक चाइल्ड प्रोसेस होगा कोड ब्लॉक्स का। अब कंसोल रनर डॉट एक्सी क्या करेगा, जो हमने प्रोग्राम कंपाइल किया है उसको वो अपने अंदर रन करेगा। तो लेट्स से हमारे प्रोग्राम का नाम था मेन डॉट एक्सी, तो वो मेन डॉट एक्सी रन करेगा। मेन डॉट एक्सी क्या होगा, कंसोल रनर का चाइल्ड प्रोसेस होगा। तो ये होती है चाइल्ड प्रोसेस क्यू। अगर किसी प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस निकलता है तो वो यहाँ जाता है, उसके बाद वो वेट करता है कि ये चाइल्ड प्रोसेस कब टर्मिनेट होगा, तो वो उसका वेट करेगा। जब वो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट कर देगा उसके बाद वो ओरिजिनल प्रोसेस को ऐड करेगा रेडी क्यू में। तो कंसोल रनर डॉट एक्सी जो होगा वो मेन डॉट एक्सी को स्पॉन करेगा, और कंसोल रनर डॉट एक्सी जो होगा वो वेट करेगा उसके खत्म होने का, तब तक कंसोल रनर डॉट एक्सी उसी स्टेट में रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम मल्टी लेवल क्यू में शेड्यूलिंग करते हैं सीपीयू में कॉन्करेंट प्रोसेसेस का। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है वो बता देते हैं आपको। कंटेक्स्ट स्विचिंग कुछ नहीं होती। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब कि जो एक प्रोसेस चल रहा था उसको मैंने क्या किया कि वेटिंग स्टेट में डाल दिया और दूसरा प्रोसेस मैंने रेडी क्यू से उठा के चलाना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें थोड़े बहुत रूडिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज, जो प्रोसेस चल रही है उसको हम सेव कर लेते हैं पीसीबी में। तो सबसे पहले सेव पीसीबी स्टेट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत बुक कीपिंग, फिर क्या होता है मेमोरी में लोड नेक्स्ट प्रोसेस पीसीबी। अब अगले प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लोड होगा, देखा जाएगा कि उसके रजिस्टर्स क्या थे, क्या वैल्यूज थी, कहाँ पे कोड अटका था, क्या हुआ था। तो ये सब करने के बाद अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है अगले प्रोसेस का, एग्जीक्यूट नेक्स्ट प्रोसेस। इतना जो हिस्सा है ये वाला, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम कॉल। तो ओएस बेसिकली एक सिस्टम कॉल करेगा। सिस्टम कॉल में बस वो ये बोलेगा कि स्वैप P0, P1। तो P0 की स्टेट सेव हो जाएगी, थोड़ी बहुत बुक कीपिंग करेगा ओएस, उसके बाद P1 लोड होगा, P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन इटसेल्फ इज अ टास्क दैट रिक्वायर्स सीपीयू पावर। तो सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये जो काम है ये मिनिमल सीपीयू साइकिल्स में हो, ताकि जो हमारा सिस्टम है स्लो डाउन ना हो जाए। और अगर बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम स्लो डाउन हो ही जाएगा, सीपीयू ट्रैशिंग होती है। ये सब चीजें हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या होता है। चलिए एक और टर्म की बात कर लेते हैं, उस टर्म की बात करने के बाद ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये टर्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, बीच में हमने बात करी थी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कैसे बात करेगा। हमने एग्जाम्पल दिया था गेम का कि गेम और अपना ये एंटी चीट एक साथ चलते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, बात करते हैं। तो वही सपोज करिए कि बहुत बड़ी मेमोरी थी, मेमोरी को काट के रोटेट किया है। ये है हमारा गेम का पीसीबी लेट्स सपोज, और ये है हमारा एंटी चीट का पीसीबी। ये हमारा गेम है, ये हमारा एंटी चीट है, ठीक है। अब क्या होगा, पीसीबी का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। तो ये दोनों प्रोसेस, ओएस ने तो इनको यहां से यहां तक मेमोरी लिमिट दे दी, ये मेमोरी लिमिट भी सेव्ड है कहीं ना कहीं, पर अब ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आईपीसी इंप्लीमेंट करता है, अपना ओएस ही करता है, ये ओएस का ही हिस्सा होता है आईपीसी। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। तो कुछ हिस्सा मेमोरी का ओएस इन दोनों को दे देगा कि तुम लोग यहाँ पे चीजें लिखो, लिख के तुम पढ़ लो, और अगर तुमने लिखा है तो तुम पढ़ लो। इस तरीके से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एक मैसेज क्यू। सो लेट सपोज कि गेम ने कोई मैसेज भेजा यहाँ पे इस क्यू में, तो अब क्या होगा कि ये जो अपना एंटी चीट है वो इस मैसेज को रीड करेगा और उसके हिसाब से उस पर प्रोसेसिंग करेगा। और लेट्स से कि गेम को अगर एंटी चीट को कोई मैसेज भेजना है कि इसी यूजर ने कुछ चीट लगाया है, कुछ किया है, तो वो यहाँ पे मैसेज भेजेगा, फिर गेम उस
को रीड करके एक्शन लेगा कि या तो गेम से बैन कर दिया या तो फिर वार्निंग दी या कुछ ऐसा किया। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अचीव की जाती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज बेसिकली जस्ट टू प्रोसेसेस टॉकिंग टू ईच अदर विच आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। अच्छा, इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है? अगर शेयर्ड मेमोरी में हम रीड और राइट कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही क्लासिक कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो वो आती है, लेट से मैं एंटी चीट हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ और गेम जो है वो कंज्यूमर है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, यहाँ पे वैल्यू डाली, यहाँ पे वैल्यू डाली, गेम ने ये रीड करी, ये रीड करी। मे भी हो सकता है ये नोटिफाई किया उसने कि मैंने ये रीड कर लिया, बट रीड नहीं किया होगा, कंटेक्स्ट स्विच हो गया होगा बीच में। बट अपना एंटी चीट को तो ये लगेगा ना कि ये इसने पढ़ लिया गेम ने, तो वो यहाँ पे कोई और दूसरी वैल्यू राइट कर देगा और ये पुरानी वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही क्लासिक कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसको टैकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अपना लॉक्स लिए जाते हैं या तो फिर क्रिटिकल सेक्शन का यूज़ करके, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये शेयर्ड मेमोरी में ये प्रॉब्लम आती है। और मैसेज पासिंग में सच ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ऑन द सीपीयू एंड ऑन द मेमोरी। अदर प्रॉब्लम्स कैन अकर इन अ मैसेज पासिंग सिस्टम आर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स की दो लोग एक साथ सेंड कर रहे हैं या फिर दो लोग एक साथ अगर रिसीव कर ले रहे हैं एक ही मैसेज को तो प्रॉब्लम हो सकती है। वी कैन हैव सेपरेट क्यूज बट दैट टेक्स अ टोल ऑन मेमोरी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये हमने बात की आईपीसी की। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हूएवर हैज वॉच्ड दिस लेक्चर। अभी थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो गई हैं, बट फिर भी डरिएगा मत, मैं बहुत ही सिंपल प्लेन हिंदी में आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट इस चीज़ में पूरी हो गई है। अब सीधा हम आएंगे अपना सीपीयू शेड्यूलिंग पे और सीपीयू शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स पे, जो कि गेट, नेट और इन सारे ही जो आपके बीटेक का पेपर भी होगा, बीसीए, एमसीए कुछ भी है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और उन्हें तुरंत तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।